Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh and today I am going to start lecture number 6 of Microeconomics. लेक्चर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। अच्छी बात यह है कि लेक्चर 5 तक हमने जो है कि 2 यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट 2 यूनिट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ना, ये वाला हमने कवर कर लिया था, ये वाला एक यूनिट। और दूसरा यूनिट जो है कि इन्हीं 5 लेक्चर्स में हमने दूसरा जो यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये मेरी सुंदर सी राइटिंग से आपको दोनों यूनिट जो समझ में आ रहे होंगे कि जो है कि मैंने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है कि ये खत्म कर दिया है 5 लेक्चर में। ये छठा लेक्चर है और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं द थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट है ना। तो अगर आपने पिछले 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया जो है यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स चूज करके माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 1 से लेक्चर 5 आप कवर करिएगा। और वहां पर यदि मुझसे किसी तरह से कोई त्रुटि हुई है जो आपको, जिससे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई डाउट है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मैं इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ ताकि जो है कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कॉस्ट, अब आप बताइए कॉस्ट क्या है। कॉस्ट कहते नहीं कि भाई मेरी तो यार लागत ही आई है भैया 100 रुपया, मैं आपको 120 में जो है कि 90 रुपये में कैसे दे दूँ, 100 रुपये तो मेरी लागत ही लागत है। ये आपने सुना होगा ना, मार्केट में जाते हुए सर जो है कि ये मुझे 100 का है, अगर वो 100 का बताएगा तो कहेगी 90 में दो है ना, और अगर 120 का बताता तो कहोगे कि 100 में दो। ये होता ना सबके अंदर, तो वो कोई नहीं होना चाहिए मार्केट में, भाई कंपटीशन कैसे फैलेगा ना। तो ये चीज़ है। तो वो कहेगा भैया मेरी लागत ही जो है कि यहाँ पर 100 रुपया कैसे दे दूँ। तो लागत की जो बात है ना, लागत हिंदी की टर्म है जो लागत, उसे कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट वो होती है जैसे कि जो प्रोडक्ट मार्केट में जब प्रोड्यूसर सप्लाई करता है तो सप्लाई जो एंड सप्लाई है ना, जो रिटेलर के पास पहुँचते पहुँचते तक उसकी जो रिटेलर नहीं कहो होलसेलर है ना, जैसे कि मार्केट में प्लांट से मार्केट में कोई गुड्स उतरता है ना, यहाँ ये प्लांट है, ये मार्केट। अभी मार्केट में मान लो कि यहाँ पर ये जो है कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना, और ये कहो कि मार्केट है ना। तो इस मार्केट में ये गुड्स जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आ करके इसकी क्या, इसमें कितनी लागत आ गई है ना, इसमें लेबर कितना लग गया, कैपिटल कितना लग गया, उसकी जब कॉस्ट मिला करके जो भी इसकी कॉस्ट बनी है वो हो जाती है इसकी कॉस्ट क्या है। इसका एमआरपी डिफरेंट है, एमआरपी और कॉस्ट में अंतर होता है। एमआरपी में जो है कि टैक्स भी मिला होगा है ना, एमआरपी में जो है कि सरकार का अपना टैक्स भी होता है, कॉस्ट अलग होती है। अब आप कहोगे सर कॉस्ट जो है कि टैक्स तो जो है कि प्रोड्यूसर देगा, टैक्स प्रोड्यूसर नहीं, टैक्स देता सेलर है ना, टैक्स देता सेलर। हम और आप लोग से, हम और आप लोग जो है कि टैक्स देते हैं ना। प्रोड्यूसर केवल कमोडिटी प्रोड्यूस करता है और फिर हम और आप से टैक्स मिला करके, वैसे मान लो उसकी कॉस्टिंग 20 रुपये बनी है ना, और जो है कि मान लो 20 रुपये उसकी कॉस्टिंग आई, और जो है कि परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि इसी 20 रुपये में उसने जो भी अपनी जो भी प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह, उसने सारा कुछ उसमें इंक्लूड कर लिया है, 20 रुपये कॉस्टिंग आई। अब वो उसको 20 रुपये में बेचेगा, लेकिन अगर मान लो सरकार का टैक्स है 2 रुपया, तो अब ये जो है कि 22 रुपये में जाएगा। अगर मान लो तो ये 2 रुपया जो है कि वो हम इसमें इसकी कॉस्ट बढ़ा के 22 कर देगा, ताकि जो कि 20 रुपये हमने इसकी जो कॉस्टिंग आ रही वो तो दी ही थी, प्लस 2 रुपया हमने इसको और दिया, यानी 22 रुपया जो है कि हमने पे कराए। और ये 22 रुपये का ये एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना। पिछले के लेक्चर्स में भी मैंने इसको बताया। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इज डिफाइंड एज दोज एक्सपेंसेस, यानी खर्चे फेस्ड बाय बिजनेस के द्वारा फेस करे गए इन प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग अ गुड एंड सर्विसेज है ना टू कंज्यूमर, कि जो है कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर तक सप्लाई करने में वट एवर द एक्सपेंसेस आर बियर्ड बाय अ पर्टिकुलर बिजनेस, अ पर्टिकुलर फर्म, अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री विल बी टर्म्ड एज कॉस्ट। वो क्या होगी, कॉस्ट होगी। ये कॉस्ट की डेफिनेशन है। और हम यहाँ से जो है कि आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि टाइप ऑफ कॉस्ट के यहाँ पर जो है कि हेडिंग दे रखी है। टाइप ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, कि टाइप्स कितने होते हैं कॉस्ट के। हर एक चीज़ के टाइप होता है ना, कि कुछ इस टाइप का है या उस टाइप, मान लो उसमें कुछ परिवर्तन आता तो उसका टाइप चेंज हो जाता है ना। टाइप के लोग भी पाए जाते हैं। इसी तरह से टाइप की कॉस्ट भी होती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि जैसे आपने ये सुना होगा कि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी जो है कि आपको कहीं है, आपने सुना है कि आपको मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है
कि जो है कि 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मुझको मिल रही है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, और कहीं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप 80,000 रुपये ले रहे हो, तो आप क्या कोशिश करते हो कि अगर आपको 1 लाख की अपॉर्चुनिटी मिल रही तो आप यहाँ से, व्यक्ति जो है कि जो उसमें सच्चाई है जो है ना, वो यहाँ से यहाँ जाना चाहता है ताकि वो अपनी अपॉर्चुनिटी है ना खोना नहीं चाहता है। और वो उसकी क्या हो गई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर उस व्यक्ति की ये जो है कि 1 लाख रुपए क्या हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यदि जो है कि कोई भी फर्म उसको जो है कि 1,20,000 उसको कभी ऑफर करना चाहे है ना, तब उसकी उसी व्यक्ति की कॉस्ट क्या हो गई है 1,00,000 जो है कि 20,000 अपॉर्चुनिटी है ना, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर आप डिफिनेशन देखिएगा, इज द लॉस अर्निंग ड्यू टू द लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इज द लॉस ऑफ अर्निंग, बहुत ही जो है कि ध्यान देने वाली बात है, लॉस ऑफ अर्निंग, बात समझ रहे हो आप कि लॉस ऑफ अर्निंग, जैसे यहाँ पर 80,000 रुपये कमा रहा था, अब यहाँ पर 1 लाख, तो यहाँ पर जो है कि 20,000 रुपये की क्या कर रहा है लॉस, अर्निंग में क्या कर रहा है लॉस कर रहा है ना, ड्यू टू लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो यहाँ पर इसका 20,000 का लॉस हो रहा है। आप समझिए चेन बना रहा हूँ, फिर आप सीधा मुद्दे पे आते हैं ना, ड्यू टू लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मे बी डिफाइंड एज द लॉस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम सेकेंड यूज, लॉस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, जो हमको जो है कि रिटर्न मिल सकते थे है ना, फ्रॉम द सेकेंड यूज ऑफ द रिसोर्स फॉरगॉन फॉर अवेलिंग द गेन फ्रॉम देयर बेस्ट पॉसिबल। अब आप ये बताइएगा, जैसे कि कोई रिसोर्स है, मान लीजिएगा लेबर है और कैपिटल आपने लगाया, प्लस आपने कोई ना कोई रॉ मटेरियल से, इनकी तीन की मदद से आपने कोई ना कोई कमोडिटी बनाई है, आपने कोई ना कोई कमोडिटी बनाई। अब आप ये बताइए कि इसी लेबर से, इसी कैपिटल से है ना, इसी रॉ मटेरियल से है ना, कुछ और भी कमोडिटी बनाई जा सकती थी, या मान लो कि यही लेबर और यही कैपिटल अपने काम से है ना, या लेबर वही जो है कि उतना ही अपना पूरा दिन जो उसने किसी कम्युनिटी को बनाने में समय दिया है, कहीं और भी जाकर के उतना ही वो समय दे सकता था और कुछ ना कुछ और चीज़ मिलती, जो ऑप्टिमम चीज़ बनाई जा सकती थी उस लेबर, उस कैपिटल और उस रॉ मटेरियल के कॉम्बिनेशन से, जो ऑप्टिमम चीज़ बनाई जा सकती थी, तो वो क्या होती है किसी भी उसकी प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और फर्म्स जो है कि उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मायने में रख करके कोई भी प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि फर्म का जो है कि कहते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट क्यों होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट इसीलिए होता है कि भाई वहाँ पर रिसर्च चलती कि जो हमारे पास लेबर है, कैपिटल है और जो रॉ मटेरियल है, इससे हम और बेहतर चीज़ क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं है ना, इससे और बेहतर चीज़, यानी जो है कि इससे अगर जो है कि अगर मान लो इस कम्बिनेशन से मान लो कि अगर हम 1 लाख की है ना, 1 लाख की कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हम जो है कि कोई ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जो कि मार्केट में मान लो कि 1.2 लाख की बिके, सहमत हो, मतलब जो है कि जैसे हमको कोई चीज़ 1 लाख रुपए देने में और उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब हम वी आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट कम्युनिटी, ओके, एंड इफ वी आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट और फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटी वाइल पेइंग 1.2 लाख, यानी जो है कस्टमर उसका 1 लाख जो उस कम्युनिटी की कीमत दे रहा था, 1,20,000 भी देने को तैयार है दूसरी कम्युनिटी की। तो आप ये बताइएगा, उसी अगर लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल अगर हम 1,20,000 वाली चीज़ बना दें तो फर्म के लिए कौन सी अच्छी चीज़ है बताइए, उसी कॉस्टिंग में 1,20,000 है, तो 1,20,000 उसकी क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 1.2 लाख क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अगर 1 लाख ही वो अगर मान लो कि उसकी 1 लाख की अगर कोई कम्युनिटी प्रोड्यूस कर पा रहा है, इट मीन्स ही इज मिसिंग, ही इज लूजिंग 0.2 लाख, ही इज मिसिंग, ही इज लूजिंग 0.2 लाख, ये उसका लॉस हो रहा है, किसका, वही लिखा लॉस ऑफ अर्निंग, ये उसकी लॉस ऑफ अर्निंग है। तो आप ये समझिएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो कहीं और से जो है कि मिल सकती है, या कोई अगर इसकी फर्म की टर्म से बात करी जाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो उस लेबर कैपिटल और रॉ मटेरियल के कॉम्बिनेशन से एक ऐसी कमोडिटी बनाई जा सकती है जो जिसकी कीमत ज़्यादा हो, है ना, जो हम किसी चीज़ को जैसे कि पाने के लिए जो चीज़ हम खो दे रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए अगर हम कोई चीज़ खो दे रहे हैं तो वो उसकी क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप बात समझ रहे हो मेरी, कि किसी चीज़ को पाने के लिए जैसे कि अगर जैसे कि मान लो कि इधर कोई व्यक्ति प्यासा है ना, ये कोई व्यक्ति ये प्यासा है ना, और ये बी कोई व्यक्ति है, ये मान लो कि नॉर्मल है। अब अगर जो है कि इसके लिए 1 गिलास पानी बहुत है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब
बहुत ज़्यादा है ना। और एक ये 1 गिलास पानी जो बर्बाद कर दे रहा है, तो आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ मतलब जो है कि अब इसको पता है इसने क्या इसने क्या लूज करा। अगर ये इसके हाथ में अगर वो गिलास पानी था और ये बहुत प्यासा था, मान लो कि ऐसी किसी जगह है और ये बहुत ज़्यादा प्यासा है, और ये पानी अगर इससे बर्बाद हो जाए, तो इसको पता है कि इसने उस पानी की कितनी कीमत थी, है ना। अपॉर्चुनिटी वो होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट क्या है। एक्चुअल कॉस्ट आर दोज विच आर एक्चुअली इन जो है कि एक्चुअल में जो कॉस्टिंग आती है फर्म को कोई चीज़ प्रोड्यूस करने में, जो भी उसकी कॉस्टिंग आ रही है ना, एक्चुअली इनकर्ड बाय द पेमेंट ऑफ लेबर। जैसे कि मान लो कि लेबर का पेमेंट करा, मान लो कि 200 रुपया, है ना, कोई चीज़ कम्युनिटी प्रोड्यूस करने में, प्लस जो है कि रॉ मटेरियल, है ना, मटेरियल मान लो, जो भी रॉ मटेरियल मान लो उसमें लग गया सपोज 400 रुपये का, है ना। उसके बाद जो है कि बिल्डिंग का रेंट यानी जो कैपिटल की कॉस्टिंग है, मशीनरी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, मान लो वो भी 200 रुपये हुई, तो ये कुल मिला कितनी हो गई 600 रुपये, है ना। ये सारी जो, तो ये जो कॉस्टिंग आई है, तो ये होती है आपकी एक्चुअल कॉस्ट। द टोटल मनी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द एक्चुअल कॉस्ट। तो ये चीज़ है, तो ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है। तो है ना कि जो है कि उसमें जो है कि 80,000 रुपये मान लो, मैंने बताया ना 80,000 रुपये मान लो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 80,000, और हम जो आगे उसको जो है कि इतने में मान लो उसको सेल करेंगे, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट की परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, हर फर्म के लिए 80,000 आई, तो भाई कोई ज़्यादा में बेच नहीं पाएगा, क्योंकि कोई ज़्यादा में बेचेगा तो हम 80,000 में बेच देंगे, तो मेरी चीज़ बिकेगी ज़्यादा, तो सभी लोग उसी रेट बेच रहे हैं। लेकिन जो है कि अगर उसी कॉम्बिनेशन से कोई ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो, है ना, तो वो जो है कि वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। वो है अपॉर्चुनिटी, यानी जो है कि हम वी आर यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज वाई फॉर गिविंग, और वाई कहते हैं कि भूल करके, कि जो है कि जो चीज़ और बनाई जा सकती है हमने उसको भुला करके हम ये चीज़ बना रहे हैं, है ना। तो यानी जो है कि इस चीज़ की जो कॉस्टिंग है ना, तो जो है कि उस चीज़ के बराबर है, हम उसको भूल करके हमने यहाँ पर इसको बनाया, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही, तो वो ऊपर आपको बताया गया है। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉस्ट के फिर वही टाइप्स ही पढ़ रहा है। अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी और हमने एक्चुअल कॉस्ट पढ़ी। उसके बाद दूसरा टाइप जो, अब टाइप्स के अंदर भी टाइप्स है अपॉर्चुनिटी एक्चुअल। उसके बाद ये है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया मैंने कि अगर जो मान लो कि जो लेबर WL प्लस RK, तो ये आपकी हो गई है क्या, जो है कि ये कॉस्टिंग हो गई। अगर इसमें प्लस हम टैक्स जोड़ दें, है ना, तो आपकी हो जाएगी इनडायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द यूनिट ऑफ ऑपरेशन, दैट इज दे कैन बी इजिली एंड डायरेक्टली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑपरेशन एंड प्लांट। इजिली मतलब आप समझिए डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल द सैलरी फॉर ए ब्रांच मैनेजर इज डायरेक्ट कॉस्ट व्हेन द ब्रांच इज कॉस्टिंग। तो ये मैंने ब्रांच मैनेजर क्या, वो लेबर में आ जाएगा, उसकी सैलरी जो वेज है ना, ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी इजिली एंड डेफिनेटली ट्रेस्ड बाय द प्लांट, अ प्रोडक्ट, अ प्रोसेस और अ डिपार्टमेंट, इसके द्वारा ट्रेस नहीं। एग्जाम्पल स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग। तो यहाँ पर हाँ वही आपका डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट वो तो आपका टैक्स में आ जाता है, जो मैंने आपको बताया कि टैक्स मिला करके, है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स मान लो जो सेल्स आता है MRP में इंक्लूड होता है। यहाँ पर इसकी कॉस्टिंग की बात है, तो कॉस्टिंग मतलब डायरेक्ट मतलब जो कि निश्चित है, लेबर है ना, ये आपका कैपिटल। उसके बाद जो कैपिटल मतलब मेन जो कैपिटल है, उसके बाद जो छोटे मोटे खर्चे हैं आपका, जैसे कि स्टेशनरी मान लो आ गई, है ना, फूड कुछ हो गई, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग में मान लो रिपेयरिंग वगैरह हो गई। उसके बाद जो है कि डेकोरेशन एक्सपेंसेस वगैरह, जो छोटे मोटे खर्चे नहीं होते, मान लो कि आप बिल्डिंग रन कर रहे हो तो उसमें जो है कि वो छोटे मोटे बहुत खर्चे हो जाते हैं। मान लो कि कोई लाइट की व्यवस्था ख़राब हो गई, या मान लो कि कोई बिल्डिंग में कोई क्रैक वैक आ गया है, या मशीन में कोई फॉल्ट वगैरह हो गई है, तो जो वो वाली जो कॉस्ट है, तो उसको जो है कि हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बाकी लेबर और कैपिटल इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। टैक्स अगर हम मिला देंगे तो ये उसमें आ जाएगा, ये आपका जो टैक्स वगैरह होते हैं ये आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है ना। जो कोई उसमें कोई जब हम GST वगैरह देते हैं, कोई प्रोडक्ट जब ये बनता है इसकी कॉस्ट में जब प्लस टैक्स भी कर देते हैं, तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर कंज्यूमर दे रहा होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जो ये लेबर वगैरह जो है जब कहीं पर काम कर रहे हैं, जिसकी मान लो सैलरी होती है, और सैलरी पर जब इनकम टैक्स लगता है तो वो डायरेक्ट टैक्स वहाँ पर आता है। तो ये जो है कि अगर कोई हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग उसके अलावा जो हम टैक्स दे रहे हैं, तो ये इंडायरेक्ट टैक्स में आता है ना। वो टैक्सेस अलग है, वो हम बाद में पढ़ेंगे माइक्रो में। उसके बाद जो है कि
ये कॉस्ट, तीसरी टाइप की कॉस्ट आती है आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब ये है, बहुत ही लाइव एग्जांपल दूंगा। अब क्या उसमें बताऊं मैं। संक कॉस्ट मतलब आपको पता है आपकी कॉस्ट डूब रही है, उसके बाद भी आप खर्च करे जा रहे हो, वो होती संक कॉस्ट। आपको पता है कि जो है कि एक पैसा जो खर्च हो रहा है इसका 1 रुपये का कोई कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है, लेकिन जैसे नहीं कि आपका, आपने सुना होगा कि किसी किसी मूवी में है ना, तो मालूम है कि जो है कि कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला, फिर भी जो है कि अपना व्यक्ति बर्बाद, अपना जो है कि समय बर्बाद कर रहा है, और उसको मालूम है समय की कोई भी इससे कुछ उसको हासिल नहीं होने वाला है, उसके बावजूद भी समय को खर्च कर देना या पैसा को खर्च कर देना, तो वो क्या होता है, वो संक कॉस्ट होती है। मतलब संक मतलब जो होता है ना, संक मतलब घुस घुस गई कॉस्ट, वो जो पैसा डूब गया, बिल्कुल डूब गया, है ना। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट डिनोट द टोटल एडिशन कॉस्ट, है ना, टोटल एडिशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मार्जिनल बैच ऑफ आउटपुट। ये क्या होती है, एडिशनल कॉस्ट होती है एसोसिएटेड विद द इंक्रीमेंटल। आप वर्ड सही समझ रहे हो, इंक्रीमेंटल बढ़ी हुई है ना, इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुई करी हुई, यानी एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद मार्जिनल बैच ऑफ आउटपुट। दीज कॉस्ट आर एडिशनल टू द कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन नेचर और लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मान लो किसी की कॉस्ट 10 रुपये आ रही थी एक यूनिट पे, मान लो कोई बिस्किट है ना, इसकी कॉस्टिंग 10 रुपये आ रही है, लेकिन भाई मान लो कि जो रॉ मटेरियल वगैरह मिल रहा था, मान लो बिस्किट बन रहा था, मान लो गेहूँ से, वीट से बन रहा था। अब मान लो कि भाई बारिश हो गई, वीट के हार्वेस्टिंग टाइम में बारिश हो गई, तो वीट की सप्लाई हो गई बहुत मार्केट में कम। अब ये वीट पे मान लो इस बिस्किट में कॉस्टिंग आ रही थी मान लो 5 रुपये की, अब इसकी कॉस्टिंग वीट में आने लगी 8 रुपये की, तो भाई इसकी ये क्वान्टिटी, इसकी कीमत में क्या हो गया, 3 रुपये, ये यहाँ भी बढ़ा देगा, क्योंकि भाई वो लाएगा, क्योंकि उसमें तो एक आध रुपये प्रॉफिट कर रहा है वो, तो भाई इसको बढ़ाना मजबूरी है ना। तो ये 3 रुपये जो प्लस एक्स्ट्रा जो कॉस्ट बढ़ गई है, ये आपकी हो गई कौन सी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और संक कॉस्ट मैंने आपको बताई है, दैट एंटिटी हैज एन अकर्ड विच, जो भी मैं आपको मैंने बता दिया, विच इट कैन नो लॉन्गर रिकवर ना, रिकवर नो लॉन्गर रिकवर, वो घुस गई, वो आप जो कि रिकवर नहीं कर सकते हो, है ना। ये मुझे हंसी बार बार इसलिए आ रही क्योंकि मैंने इसको बहुत ही वैसे उदाहरण से याद कर लिया था। जैसे कोई एक मजनू होता है, वो लैला के पीछे, कभी क्या होता है ना कि 1 अनार 100 बीमार वाला हिसाब किताब होता है, आपने जो सुना होगा, तो पैसे खर्च करते जा रहे हैं, अब उसको मालूम है कि हासिल कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन पैसा खर्च करे जा रहा है, तो वही वाला, तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया था। और ये भी किसी ने मुझे बताया ही था, तो इसलिए तो ये कॉस्ट घुस गई, तो अब फिर उसके बावजूद ही पैसा खर्च करे जा रहे, तो उसे कहते हैं संक कॉस्ट, है ना। तो ये चीज़ है, बाकी की चीज़ें ऐसे ही याद होती है, करें क्या, मजबूरी, उसमें उसमें क्या कर सकते हैं ना, तो हमेशा के लिए याद हो जाती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये हुआ है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये हो गया है कि ये देखिए वर्ड से ही आप समझ सकते हो, है ना, बाहरी अंदरूनी, है ना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है दोज पेमेंट दैट मस्ट बी मेड टू द फैक्टर्स हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, वो कॉस्ट, वो पेमेंट किए जा रहे हैं टू द फैक्टर्स, है ना, हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, है ना, जो कि फर्म के कंट्रोल से बाहर, जैसे कि आउटसाइड जो है कि कोई मान लो कि हायरिंग वगैरह उनकी हो रही है ना, तो जो वो आपके आ जाएंगे किसमें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। दे आर मैंडेटरी पेमेंट मेड बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर द परचेजिंग और हायरिंग द सर्विसेज ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स विच डू नॉट बिलोंग टू हिम। सच पेमेंट आर रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अब ये वही वाली बात आ जी, इसको याद समझने का कोई तरीका है। मान लो कोई बिजनेस सेटअप कर रहा है, अब उसको बहुत जो है और तरह तरह के खर्चे लगे रहते हैं, है ना, जो कि उसके आउटपुट्स की प्रोडक्टिविटी से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि उसको कॉस्ट वो वियर करनी पड़ जा रही है। जैसे कि आपको बताऊं, यहाँ पर ये उदाहरण दे रखा है कि रेंट, वेज, है ना, इंटरेस्ट। अब मान लो कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि इसी कॉस्ट में आता है जो आपकी कॉस्टिंग होती है, WL, है ना, WL प्लस RK, ये कॉस्टिंग आती है कि भाई कितना लेबर लगा, कितना कैपिटल, तो लेबर भी यहाँ पे ये वेस्ट से इंटरेस्ट जो है कि इससे कैपिटल से जुड़ा हुआ है, रेंट, है ना। लेकिन एक्सप्लिसिट इसलिए कह देते हैं कि यहाँ कभी कभी क्या होता है ना कि बिल्डिंग आपको लेनी है और आपको बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति पड़ गया, दलाल, जो कह रहा है कि भैया ये बिल्डिंग तो आपको दिला देंगे 50,000 रुपये की, उस पर जो है ना, लेकिन 5,000 रुपये हमको भी चाहिए, है ना, तब हम आपको दिलवा पाएंगे। तो ये वो दे रहा है इसका, तो ये चीज़, ये वाली कॉस्ट आप समझो कुल मिला के, ये ऐसी भी कॉस्ट होती हैं जो कि आएंगी कैपिटल में ही, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाती है ना।
इम्प्लिसिट कॉस्ट रिफर्स टू अ पेमेंट मेड टू द सेल्फ ओन्ड। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? रिफर टू द पेमेंट मेड टू सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन। सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज है ना, जो कि मतलब बिजनेस होता है तो उसमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमने खुद अपने ओन करे हुए होते हैं ना, तो उसमें जो भी कॉस्टिंग लगती है, पेमेंट दिया जाता है उसको, तो वो आपकी इम्प्लिसिट में दे आर द अर्निंग ऑफ ऑनर्स रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन देयर बेस्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर आप देखिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस आपका ये एक्सप्लिसिट हो गया इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में जैसे कि मतलब जो अपने खुद के मतलब जो रिसोर्सेज है ना, तो उसमें जो मान लो प्लांट के अंदर जो क्या हो रहा है, मान लो कि उनको कुछ जो है कि उसकी खुद की मान लो कि अगर सपोज बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में वो क्या क्या चेंजेस ला रहा है, उसको कैसा क्या सेटअप बना रहा है ना, उसमें कुछ खर्ची चीज़ें कर दे रहा है, तो वो आपकी हो जाएंगी इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ जाएंगी, है ना। फिर जो है कि जो पांचवा टाइप है कॉस्ट का वो आपका है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट तो समझ रहे होगे आप, कोई भी चीज़ हम रिप्लेस, मशीन चलते चलते पुरानी हो गई उसको हमने रिप्लेस करा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है कि आपकी होती है इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इनकर्ड एट द टाइम द एसेट वाज एक्वायर्ड। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एट ए प्राइस ओरिजिनली पेड फॉर इट। ये क्या होती है? इज द एक्चुअल कॉस्ट, ये क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है ना, ऑफ एन एसेट इनकर्ड एट द टाइम द एसेट वाज एक्वायर्ड। जैसे मान लो जब एसेट मान लो कोई पुरानी मान लो 10 साल पहले कोई कंपनी है, उस टाइप में जो है कि जो उसने बिल्डिंग एक्वायर करी थी उसका जो है कि 10,000 रुपये रेंट था, और आज भी जो है कि 10,000 रुपये रेंट था, क्योंकि वो भाई 20 साल का एग्रीमेंट था कि 20 साल तक आपको 10,000, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई है, ऐसा समझिएगा, है ना। ये क्या हो गई है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके बाद जो है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन्स मैंने बताया ना कि प्राइस दैट वुड बी पेड करंटली फॉर एक्वायरिंग पेड फॉर इट, है ना। मैं वही मतलब जो है कि मीन्स दैट द प्राइस दैट वुड बी हैव टू पेड करंटली फॉर एक्वायरिंग पेड। आप कुल मिला के वैसे समझिएगा, पेड फॉर इट मान लो जो भी एक्वायरिंग के लिए पे करना, मान लो कि रिप्लेस, मान लो बिल्डिंग आपकी यहाँ से थी, आपको यहाँ ले जाने रिप्लेस आपने करी, अब यहाँ पर आप उसको नई सिक्योरिटी दे रहे हो, उसको रेंट तो मान लो यहाँ भी दे रहे हो, लेकिन कोई नई बिल्डिंग लेते हो तो वहाँ पर रेंट के साथ साथ पहले आपको उसको पकड़ी देनी होती है उसके लिए, तो वो वाली यहाँ पर कॉस्ट हो जाती है ना। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट आर द पास्ट कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट आर द प्रेजेंट कॉस्ट। जो अभी मान लो नई आपने नया कुछ करा रिप्लेस करा तो उसकी जो अभी कॉस्ट आप दोगे वो दोगे। नीचे एग्जाम्पल लिया दिखा हुआ है, सपोज दैट द प्राइस ऑफ ए मशीन इन 2003 बाद 20,000 एंड इट्स प्रेजेंट प्राइस इज 50,000। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट जो है कि 20,000 की है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है कि आपकी मतलब जो है कि जो एक्चुअल कॉस्ट जो है कि 50,000 है और 20,000 वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, और रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट जो है कि वो 50,000 का है, बाकी हिस्टोरिकल कॉस्ट आपकी 20,000 रुपये की है। तो यही चीज़ें हैं। तो अभी के लिए जो है कि मैं ये चाहूँगा कि आज का सेशन जो है वो मैं 6 बजे कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि जो है कि नेक्स्ट एक क्लास इमरजेंसी में है। देखिए टाइप ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्या कि अर्जेंट कॉस्ट एंड, अब ये छठा टाइप है अर्जेंट कॉस्ट एंड पोस्ट आपकी क्या है पोस्टपोनेबल। पोस्टपोन मतलब जो कॉस्ट जो है कि पोस्टपोन, आपने सुना पोस्टपोन कर दिया मैंने एग्जाम को, पोस्टपोन हो गया है, जो कि मान लो कि ऐसी कॉस्ट जो है कि पोस्टपोन हो सके। अर्जेंट मतलब अभी खर्चा करना है, वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया है तो खर्च करना ही करना है, तो सारा काम सब कुछ इंटरनेट से लिंक है, सारा काम चौपट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अगर टूट गया, बिल नहीं जमा किया है तो कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन मान लो टूट गया तो वहाँ पर क्या होगा, पूरे प्लांट में लाइट चली जाएगी, है ना। तो दैट कॉस्ट विल बी बियर्ड नाउ ओनली। ओके, तो वो आपकी हो जाएगी अर्जेंट कॉस्ट में। और जो कॉस्ट पोस्टपोन हो चुके, जैसे कि मान लो बहुत सी ऐसी कॉस्ट होती है, मैंने कहा कि पेंट करा दो, तो पेंट उन्होंने कहा कि ओके नॉट एन इशू, इट विल बी डन आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद भी हो जाएगा, करा देंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज आपकी पोस्ट मैनुअल कॉस्ट। तो यहाँ पर वही आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है और कुछ नहीं है। शट डाउन कॉस्ट अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शट डाउन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, है ना। और आपका अमेंडमेंट कॉस्ट, तो शट डाउन कॉस्ट मे बी दोज विच वुड बी इनकर्ड इन द इवेंट ऑफ टेम्पररी cessation of the business activities and which could be saved if operations are continued, है ना। अगर जैसे मान लो ऑपरेशन अगर ऑपरेशन मान लो कि कंटिन्यू हो रहा है ना, और एक स्थिति होती है मान लो एक टाइम पे ऑपरेशन क्या है कंटिन्यू है, और एक जो है कि शटडाउन वाली स्टेज होती है। अब आप ये बताइएगा, कोई भी प्लांट है अगर वो बंद पड़ा है तो क्या उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आप बताइए, है ना। एक कोई प्लांट है वो बंद पड़ा है
है ना, तो उसकी कॉस्ट लगेगी नहीं लगेगी, बताइए कमेंट में ये बात छोड़िए। और ये कंटिन्यू है ना, तो कंटिन्यू पे जो कॉस्ट लगती है वो लगती है। शट डाउन में भी जैसे कि मान लो कि प्लांट, मान लो कि अगर बिल्कुल शट डाउन बंद है, मान लो प्लांट तो है, ऐसा नहीं मालिक जमीन में छोड़ के भाग जाएगा, शट डाउन एक वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन प्लांट को मान लो शट डाउन जैसी स्थिति हो जाना है ना, मतलब मान लो प्रोडक्शन बंद कर दिया। प्रोडक्शन बंद करना, प्रोडक्शन जो कि आप क्लोज करना, ये होता है आपका शट डाउन। प्रोडक्शन क्लोज कर दिया, लेकिन जो बिल्डिंग का भैया जो रेंट है ना, या मान लो कि वहाँ पे और जो जो चीज़ें हैं, है ना, वो तो भाई, या सिक्योरिटी है वहाँ पर आपकी, वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है। शट डाउन भी होता है जब प्लांट, तब भी जो है कि वहाँ पर कॉस्ट वहाँ पर देनी पड़ती है। मे बी दोज विच वुड बी इन अकर्ड इवेंट ऑफ द टेम्पररी कंसर्न द बिजनेस एक्टिविटीज एंड विच कुड बी सेव्ड इफ ऑपरेशन आर कंटिन्यूड। अगर ऑपरेशन मान लो कंटिन्यू होता है ना, तो फिर जो है कि आप ये बताइए, तब तो सिक्योरिटी देने देना था हमको, है ना, तब तो रेंट जाना ही जाना था, है ना। तब वो सोचने वाली बात नहीं थी कि भैया यार जब ज़मीन का रेंट ही नहीं देंगे तो फिर प्लांट कहाँ लगाएंगे। तो वहाँ पर ऐसा लगता कि इसकी, और जब जब ये दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ये एक्स्ट्रा जा रही है, अपनी जेब से जा रही है, तो होता ना। और वहाँ पर उस टाइम पे क्या होता है, सेफ्ट का मतलब ये है कि हमको ऐसा नहीं लगता, कि हमको ऐसा ये होता है कि भैया प्लांट चल रहा है वो तो देना ही देना है वो, है ना। तो ये चीज़ है, तो वो वाली यहाँ पर बात हो जाती है। तो यहाँ पर शटडाउन कॉस्ट इन एडिशन टू द फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट में भी आ जाती है। फिक्स मतलब जो है कि जैसे कि रेंट है ना, लाइट्स हैं, जैसे मान लो कि प्लांट बंद है तो लेकिन कुछ ना कुछ में लाइट्स वाइट्स ऑन वगैरह रहती हैं, चोरी चपोरी ना हो जाए ना, ये सब चीज़ होती है। कवर्स द एडिशनल एक्सपेंसेस इन लुकिंग आफ्टर द प्रॉपर्टी टिल नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, जब तक वो प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती, जब तक बेच के ना चला है तब तक वो लगती रहती है, ये चीज़ है। अबेंडमेंट कॉस्ट में आता है, ऑन द अदर हैंड आर दोज कॉस्ट ऑफ रिटायरिंग अ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम इट्स यूज। अब आप ये बताइएगा कि कोई एसेट है ना, अब इसको जो है कि मान लो कि रिटायर, उसने काम करा, मान लो मशीन एक टाइम पे, मान लो कि उसने, मान लो उसकी 60 ईयर्स उसकी लिमिट थी कि 60 ईयर्स के बाद ये मशीन यूज़ मत करना, ये आउट ऑफ डेट हो जाएगी, और ये कुछ जो है कि नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी बिजनेस को, या मान लो कि कुछ भी हो सकता है जो भी है ना। तो उसके बाद जो है कि अब इसको मतलब रिटायर करा है, अब मान लो ये पुरानी हटाई मशीन और नई फिर यहाँ पर मशीन लगाई, तो जो मशीन जो कि रिटायर हुई है ना, कॉस्ट ऑफ रिटायरिंग अ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट में मान लो कि जो लैंड आपका हो गया है, मान लो कि लैंड है, अब लैंड तो रिटायर होता नहीं है ना, लेकिन अगर एग्रीकल्चर के यूज में आ गए तो वो रिटायर हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम वो इनफर्टाइल हो जाएगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लीजिएगा, द कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ प्लांट, जैसे प्लांट बंद हो गया है ना, तो वहाँ पर जो है कि मशीनें ऐसीने जो भी हैं कुल मिला के उनका कोई काम नहीं रह गया, उनका रिटायर का टाइम आ गया, प्लांट जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि प्लांट का टाइम निकल गया। देयरफॉर अमेंडमेंट दस इन्वॉल्व द परमानेंट सेसेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है कि आपकी वहाँ पर अमेंडमेंट कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको ये टर्म्स याद रखनी है ना। उसके बाद जो है कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये हुआ, कॉस्ट जो वेरी करे, लेबर हो गया है ना, जैसे मान लो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में क्या है, लेबर जो है कि ये जो है कि कंपोनेंट होता है जो कॉस्ट ऊपर नीचे करें, लेबर कम बढ़ा लेते लोग, लेकिन कैपिटल होता है फिक्स शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में दोनों जो है कि वेरिएबल कॉस्ट होती है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट जो होती जो जैसे कि वियर ही करनी, जो कि फिक्स्ड है कॉस्ट, जो कि वियर ही करनी है, प्लांट आपका बंद हो, काम करे या ना चले, वो फिक्स्ड कॉस्ट है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है कि जैसे कि मान लो कि आपका जो आपका जगह है तो उसका रेंट जाना ही जाना है, वो फिक्स है ना। जो आपने कैपिटल ले रखा है उसका इंटरेस्ट जाना ही जाना है, क्योंकि आपने कैपिटल लेके वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो जाना ही जाना है, वो फिक्स है ना। तो फिक्स कॉस्ट जो है कि, तो फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है, ऐसी मान लो ये आपकी कॉस्ट है ना, और ये आपका आउटपुट है, तो ये ऐसी होती है फिक्स कॉस्ट, है ना। और वेरिएबल फिक्स कॉस्ट होती है तो फिर वो ऐसी होती है, वो यहाँ टच तो नहीं करती, लेकिन ऐसा लग रहा है कभी उनकी जो बिल्कुल, क्योंकि जब क्वांटिटी बढ़ेगी ना, तो वही जैसे मान लो क्वांटिटी 100 फिक्स कॉस्ट थी, अब क्वांटिटी मान लो कि एक टाइम पर 10 है ना, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो ये जो फिक्स कॉस्ट है वो ऊपर आ जाएगी 100 अपान टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट अपन टोटल क्वांटिटी टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ये आपका हो जाएगा, आ रही है 10। लेकिन अगर मान लो कि एक टाइम पर क्वांटिटी होगी 100, तो 100 कॉस्ट आ रही है, 100 ही क्वांटिटी होगी, तो एक हो जाएगी 1, यानी 10 मान लो अगर यहाँ पर है तो 10 से कहाँ आएगी, 1 पे आएगी यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आती है।
टोटल फिक्स कॉस्ट। आगे आप ग्राफ पढ़ोगे। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वह जो कॉस्ट वेरी करे वो इस तरह से होती है ना, जो कॉस्ट वेरी करे। प्रोडक्शन में दो ग्राफ आपने इस तरह का पढ़ा होगा, और वेरिएबल कॉस्ट में आप ग्राफ इस तरह से पढ़ रहे हो ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज विच आर फिक्स्ड इन वॉल्यूम फॉर ए सर्टन गिवन आउटपुट, है ना, फॉर किसी एक आउटपुट के लिए जो है कि जो कि फिक्स्ड है ना, जो कि मान लो कि जैसे कि कैपिटल है, तो कैपिटल मान लो कि आप प्लांट लगा सकते हो। अब उस प्लांट की जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन है मान लो 1000 है, तो 1000 तक तो जो ये कॉस्ट फिक्स है, लेकिन अगर 1000 से आप ज़्यादा करोगे, है ना, तब जो आपको जगह बढ़ानी पड़ेगी, तब फिक्स कॉस्ट घटेगी बढ़ेगी, अदरवाइज इट विल रिमेन फिक्स। फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी विद द वेरिएशन इन द आउटपुट। ये अब ऐसा है कि मान लो कि अभी 1000 है, अभी कहा ना कि जो अगर आप चेंज करोगे तब तो वेरी करेगा, अदरवाइज इसके अंदर मान लो कि आप 100 प्रोड्यूस करो, 200 प्रोड्यूस करो, 300 प्रोड्यूस करो, 400, 500, 1000 तक जाओ, तो आपको ये चेंज नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बिटवीन 0 एंड सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट, ना सर्टन लेवल 1000 तक, द कॉस्ट दैट डू नॉट vary for a certain level of output are known as fixed cost. The fixed cost include cost of managerial and administrative staff. अब ये बात समझने वाली है, फर्म को ये बात समझनी चाहिए भाई, है ना, ये बात तो फर्म को समझनी चाहिए, क्योंकि ले ऑफ कर देते हैं, है ना, उनको लगता है बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो वो उन्होंने एम्प्लॉय को ले ऑफ कर, उन्होंने एम्प्लॉय को फिक्स माना ही नहीं। दे आर नॉट ट्रीटिंग एम्प्लॉयज एज फिक्स, कि उनको लगता है ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये फर्म्स को क्या जो है कि बताओ, क्योंकि बात सुनी नहीं आती है ना, जो है कि अभी ये कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट आए तो बताए, अभी तो जो है कि यही सबसे बड़ा दर्द है कि कोई जो है कि सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहने का मतलब देखो, वही अगर जिन लोगों ने वो उस कंपनी को खड़ा करा है ना, तो अगर अभी आज बुरा दौर आ गया है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो है कि मार्केट में मंदी भी हो सकती है ना, मंदी। अब वो उनको लग रहा है टीम जो है कि प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रही, भाई इस टीम ने ही आपकी कंपनी खड़ी करी है। और एक टाइम पे आदमी एक्सपीरियंस भी होता है, ऐसा समझिए कि कल बढ़िया काम कर रहा था, आज एक्सपीरियंस का लोग, फिर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय क्यों चाहिए होते बताइए आप। तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को लोग कंपनी निकालती है ना, कि जो है कि आपकी वजह आप सेल नहीं कर पा नया, अब भाई तो वो अपनी बर्बादी का खुद कारण बन रही है। दे आर बिकमिंग, कह सकते हैं कि दे आर बिकमिंग लिटिल एंड लिटिल ड्यू टू देयर ओन माइंडसेट, कि वो जो है कि यहाँ पे ऊपर जा कर के नीचे जो है कि और छोटा हो रही है, और छोटा होने पर नीचे अपने ही माइंडसेट से हो रही, क्योंकि जो है कि अभी नया बंदा आएगा, इसको आप 3 महीने ट्रेनिंग दोगे, अभी 3 महीने ट्रेनिंग, तभी सीख तभी 0 से स्टार्ट करेगा। आपको लग रहा है ये कंपनी आपकी दोबारा जो है कि अभी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, भाई जब यहाँ पर मंदी, अब कंपनी समझना चाहिए कि मार्केट में भी जो है कि डिप्रेशन, रिसेशन अब ये चलता रहता है, ये साइकिल होती है एक, है ना। तो मार्केट के हिसाब देख करके जो है कि उनको काम करना चाहिए, समय सही आएगा फिर से यही लोग कंपनी को बूम पर ले जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट तो आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या, जो कि मैनेजर कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को जो है कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट माना गया है। कंपनी मान लो कुछ भी हो जाए, फिर जो तो जानी है। डेप्रिसिएशन और मशीनरी, और जिनके पास है ही नहीं पैसा तो उनको बिजनेस ही नहीं करना चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है, ताकि आपको कल कोई परेशानी आ जाए, प्लांट मान लो कि अगर मान लो कि आउटपुट नहीं भी प्रोडक्शन कर पा रहा है, आपको 1 महीने का आपके पास बैकअप नहीं है कि जो है कि एम्प्लॉय को पैसा है, तो क्यों कंपनी खोले बैठे हो आप? बंद करो कंपनी भी किस बात की है आप खोल रखी है आपने। तो पता नहीं क्या जो है कि कंपनी के लायक नहीं हो आप, आपको तमीज ही नहीं है कि कंपनी क्या होती है, आप उस लायक नहीं, बंद करो कंपनी, है ना। तो ये चीज़ है। मैं तो ये देख रहा हूँ, बड़ा गंदा लगता है जो कि ये सब चीज़ें। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी जो है कि यहाँ पर मशीनरी जो का डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब मशीनरी भाई उससे पैदा करा, उससे जो है कि आपने ग्रोथ करी, मशीन को राउंड के जो है कि मशीन आपने दबा के उससे पेल के काम लिया, एक टाइम पे खराब तो होगी ना वो। अब मशीनरी डेप्रिसिएशन हो गई तब भी रो रहे हैं भैया मशीनरी अब नहीं लाएंगे, अब 1 लाख की लाएंगे, 1 लाख की ये कास्ट। रो क्यों रहे भाई? आपने उससे काम भी तो लिया दबा के, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में कूदे क्यों? फिर तो करते ही नहीं बिजनेस। तो ऐसे भी लोग बहुत होते हैं ना। तो ये देखो यहाँ पर उनको बता दो कि फिक्स कॉस्ट में आता है, ये थोड़ा प्रोफेशनल बनो, है ना। ऐसे बैठ गए उस पर। मेंटेनेंस ऑफ लैंड, अब ये लैंड का मेंटेनेंस, अब भैया ज़मीन ली है उसका मेंटेनेंस तो करोगे ना, है ना। कि वहाँ पे गए थे हरी भरी जगह में, बना दिया उसको रेगिस्तान, है ना। तो वहाँ भी थोड़ी ग्रीनरी फ्रेंडली बढ़िया जो है कि मेंटेनेंस, तो फिक्स कॉस्ट में आता है। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज विच वेरी विद द वेरिएबल ऑफ द लैंड, लेबर वगैरह होता है, लैंड तो नहीं होता, लेबर, है ना। वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ज़्यादा माल प्रोड्यूस करोगे ज़्यादा रॉ मटेरियल लाओगे, कम प्रोड्यूस कम कर, डायरेक्ट लेबर एंड चार्जेस।
तो ये जो है चार्जेस भाई वाईफाई का तार वार दुनियादारी ज़्यादा करा लिया, ज़्यादा कम कर लिया, मतलब इंटरनेट जो भी वैरी करती कॉस्ट वगैरह वो आपकी हो जाएंगी, किसमें, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपकी आ जाएंगी। तो अभी मैं क्लोज करता हूँ, आई एम सो सॉरी बिकॉज आई हैव टू गो। तो वी विल बी टेकिंग कंटिन्यूइंग लेक्चर नंबर, if it is 6 then we will continue lecture number 7 of microeconomics in further lecture. Okay, so thank you so much for giving your precious time. Stay blessed, stay connected, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।